महीने बाद आज से देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत आज से कई राज्यों में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक में आज से सभी धार्मिक स्थलों में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें यूपी के प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, यूपी के संभल और पंजाब के लुधियाना में लोग धार्मिक स्थलों में जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो हिदायत, वो एहतियात जो बरतने को कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या पर मुंह पर मास्क लगाना हो, वो सब जरूर श्रद्धालु करते हुए दिख रहे हैं। तो 6 तस्वीरें भगवान के प्रति अपनी आस्था जरूर व्यक्त करने के लिए लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद ये की जा रही है कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस दौरान जो हिदायतें दी गई हैं उनको जरूर अपनाएंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग, उचित दूरी बनाए रखने की हो या पर अपने मुंह को कवर करके रखने की भी हो। तो प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की और लुधियाना की भी हैं, जहां पर मंदिरों में अब लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए अपने इष्ट के। और ये लगातार जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर एहतियातन सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था। उसके बाद अब जब खुले हैं इतने लंबे वक्त के बाद ये मंदिर, तो एक बार फिर से वही रौनक देखने को मिल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस रौनक को बने रहने के लिए भी जो श्रद्धालु हैं वो प्रयासरत होंगे, क्योंकि जितना वो नियम कायदों को अपनाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से इन धार्मिक स्थलों को खोले रखे जाने की जो परंपरा है, जो तरीका अपनाया गया है, उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ गए हैं। कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ गई हैं, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा है, पटना से चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत में आशिका आपसे करना चाहूंगी, पीछे कुछ रौनक आपके यहाँ दिख रही है, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं और बताइए, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं कोलकाता के वरदान मार्केट में हूँ। ये सबसे पुराना जो है वो इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बड़े-बड़े मॉल्स तो नहीं। यहाँ पर एंट्री के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो स्क्वायर्स बनाए गए हैं, अंदर जो भी आएंगे उनको सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इसके आगे यहाँ पर पैरों से दबा करके हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। बिना हैंड सैनिटाइज किए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये जो दरवाजा है पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस है, जिसके अंदर जब हम मॉल के अंदर जाते हैं इसी दरवाजे के थ्रू जाते हैं। साथ ही अंदर सभी जो दुकानें हैं वहां पर। जी आशिका, मैं आपके पास आऊंगी और दोबारा ये तस्वीरें जरूर देखेंगे। दिल्ली से जावेद मंसूरी भी हमारे साथ है। जावेद, आप कहां पर मौजूद है और जरा बताइए वहां क्या स्थिति है, लोग पहुंच रहे हैं क्या? देखिए, मैं जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, जो दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिद है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी नमाज अदा की जा रही है ज़ोहर की, और जो पूरे एहतियात हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनका पालन किया जा रहा है। आमतौर पे सफ़ों की मजबूती की बात कही जाती है, लेकिन ये पहली बार है देखिए लोग डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से हम लड़ रहे हैं उसमें लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह से डिस्टेंस के साथ यहाँ पर नमाज़ अदा की जा रही है। ज़ोहर की नमाज़ अदा की गई है, इसके बाद जो लोग कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके लिए एक नमाज़ ख़ास तौर पर अदा की गई है। और इसके अलावा देखिए जहां पर वुज़ू करते हैं, यानी मुंह हाथ धोकर जब नमाज़ पढ़ते हैं, उसको बंद किया गया है। ये कहा गया है कि जितने भी नमाजी आएंगे वो सब घर से वुज़ू करके आएंगे और सिर्फ नमाज अदा करेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो दिन में 5 वक्त की नमाज़ों में 4 वक्त की ही नमाज होगी। सुबह की जो 5 बजे से पहले की नमाज होती है, फजर की नमाज जिसे कहा जाता है, वो फिलहाल नहीं होगी। और यहाँ पर अभी आज से 2.5 महीने बाद आम लोगों के लिए मस्जिद, जामा मस्जिद खोल दी गई है। जी, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी जावेद। गुजरात के इधर सोमनाथ मंदिर की कुछ तस्वीरें आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में दर्शन के दौरान छूट की शर्तों को पूरा करने की सख्त हिदायतें भी दी गई हैं। सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए वक्त तय किए गए हैं। मंदिर सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाएगा। यहाँ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन का खास इंतजाम किया गया है। गुजरात के बाहर से आने वाले भक्तों को 12 जून से सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इनके अलावा मंदिर में 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रवेश देने की मनाही है। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भी आज भाविकों के लिए दर्शन की सुविधा खोल दी गई है। खास करके 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लोग दर्शन कर पाएंगे और 12:30 से 6:30 बजे तक मंदिर में जो आरती होती है उसमें श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं है। खास करके जो सरकार की गाइडलाइन है वैसे सब लोग मास्क पहन के आए
2.5 महीने बाद आज से देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह को खोलने के साथ शर्तें भी जोड़ी गई हैं और इनमें सबसे बड़ी शर्त है सावधानी की, यानी खुद का ख्याल और दूसरों का भी ख्याल। ऐसे में अब थोड़ी ही भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में लंबे समय के बाद खुले मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और जो आज रियायतें मिली हैं अनलॉक 1 में, उनको लोग अपनाते हुए पूरी सावधानी बरत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम पटना के सेंट्रल मॉल में मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मॉल है वो खुल गया है, लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन ख़ास जो एहतियात बरतने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी मॉल में एंटर करे वो 6 फीट की दूरी बनाकर और मॉल में आने से पहले वो सैनिटाइज होंगे, फिर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर वो मॉल में पहुँचेंगे। तो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो मॉल खुला है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी मॉल में आए, जब बिलिंग कराने के लिए पहुँचे तो ये कोशिश करें कि किसी से कोई टच ना करे। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आप मॉल में पहुँची हैं, काफ़ी दिनों बाद मॉल खुला है, क्या सोच कर पहुँची हैं यहाँ पर? ये कि सेफ्टी प्रिकॉशन सारे लिए जा रहे हैं और इसीलिए हम लोग मास्क और सैनिटाइजर सब यूज़ करके आए हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। घर में किस तरह से रह रही हैं? घर पे सेफ्टी लेकर रह रहे हैं। तो घर में भी सेफ्टी और जब मॉल पहुंच रही हैं उस समय भी सेफ्टी का खास ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बिलिंग काउंटर है इसके सामने स्टिकर चिपकाया हुआ है और सीधे इस पर लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में 6-6 फीट की दूरी रखी गई है। तो जो ये काउंटर है यहाँ पर भी जो लोग पहुँचेंगे बिलिंग के लिए उनको भी यहाँ पर खास ख्याल रखना होगा और जो एहतियात बरतने के लिए मॉल की ओर से निर्देश दिया गया है उसका भी पालन करना होगा। ये बताइए, क्या निर्देशित किया गया है जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए? अभी जैसे सरकार का हम लोग के पास गाइडलाइन आया है, हम लोग सेम चीज़ फॉलो करवा रहे हैं कस्टमर लोग से भी और सेम चीज़ हम लोग स्टाफ भी फॉलो कर। जैसे कोई भी कस्टमर हम लोग के स्टोर पे आता है, सबसे पहले वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेगा, उनके पास मास्क होना बहुत ज़रूरी है, आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और उसके बाद उनका थर्मल रीडिंग होता है। जब एक बार थर्मल रीडिंग हो जाता है और वो देखते हैं अगर उनका टेम्परेचर अगर सामान्य है तभी हम उनको स्टोर पे इन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। इसके अलावा जब वो स्टोर के अंदर आ रहे हैं तो हम लोग खासा ध्यान रख रहे हैं कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो मेंटेन है। अगर कोई आदमी मानिए अगर सामान लेने के लिए आए, वो कपड़ा या कोई सामान अगर एक बार यूज़ कर लिया तो फिर उसको किस तरह से आप सैनिटाइज करिएगा? अगर कोई भी सबसे पहले तो हम लोग अभी ट्रायल पे बहुत ज़्यादा कस्टमर को फोर्स नहीं कर रहे कि आप ट्रायल करिए, हम लोग खुद से उनको दिखला रहे हैं। बट स्टिल अगर कोई कस्टमर बोलते हैं, इम्पोर्टेंट बात चंद्रमोहन बता रहे हैं कि अभी ट्रायल करने को लेकर बहुत ज़्यादा जो शॉपकीपर्स हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अभी देखिए और देख के अगर आपको समझ आ रहा है तो उसको आप ले सकते हैं और अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे तो मुमकिन है कि जो वायरस वाली लापरवाही है वो हो सकती है। ये एक अच्छा कदम है इन शॉपकीपर्स का। इधर देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। दिल्ली के मशहूर कालका जी मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई, साथ ही जामा मस्जिद और बंगला साहिब गुरुद्वारा भी लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। तो तस्वीरें 4 हैं, ये चारों दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली कैसे श्रद्धालुओं के लिए आज बहुत अलग तरीके से दिख रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। कालका जी मंदिर खुला है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, साथ ही गौरी शंकर मंदिर यहाँ की भी मान्यता अपने ही आप में बहुत अद्भुत है, भव्य है। इसके अलावा जामा मस्जिद की तस्वीरें जहां से हमें अभी जावेद भी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से नमाज अता की गई है, वहीं गुरुद्वारा भी खुल गया है बंगला साहिब और ये धार्मिक स्थल एक बार फिर से गुलजार हो रहे हैं और ये गुलजार होती हुई तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। मोहित, बताइए जरा आप भी वहां पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए प्रीति, चंडीगढ़ को खाने पीने के लिए जाना जाता है और चंडीगढ़ के लोगों के लिए एक राहत की खबर ये है कि 8 जून से जो ये रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल गए हैं। बदलाव एक नया देखने को मिल रहा है। हालांकि अब रेस्टोरेंट पे आने के दौरान भी आपको सख्त प्रोटोकॉल से होकर गुजरना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद सैनिटाइज़र का पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें जो मिस कर रहे थे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ खाना
लगा हुआ है। ये खाने की तस्वीरें हम मिस कर रहे थे, खाना मिस कर रहे थे, लेकिन अब ये रेस्टोरेंट खुले हैं और इस तरह का खाना अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मनीष गोयल हैं जो कि सागर रत्ना चंडीगढ़ रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। सर, ये तस्वीरें बड़ी हम मिस कर रहे थे, लेकिन एक सवाल अभी भी है। आपने मुझे भी कहा था कि आप ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, आप यहाँ पर खा पी सकते हैं। तो एक आम आदमी यहाँ पर आए तो साफ़ सफाई को लेकर क्या तवज्जो है? आपके स्टाफ में किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, जो प्रोटोकॉल है बेसिकली हम तो प्रोटोकॉल फॉलो करके ही मॉनिटर कर रहे हैं। बेसिक उनकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है रेगुलर स्टाफ की, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, जितनी बार भी स्टाफ अंदर बाहर जाता है वापस आता है तो हर बार उनका टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है, उनको सिम्टम्स को चेक किया जाता है। दैट इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू एट आवर एंड। बियॉन्ड दैट तो जो टेस्ट है, टेस्ट से ही पता चल सकता है। यानी भरोसा आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि पूरे लॉकडाउन में कोई रिलीफ नहीं मिला। अब भी खुले हैं, आप सुबह 10 से रात 8 बजे का टाइम दिया गया है। डिनर में मेन आपकी मोहित, ये तस्वीरें लजीज खाने की बहुत दिनों बाद बहुत सारे लोगों को दिख रही होंगी, और वो भी इस तरह से। स्टिल फोटोग्राफी तो लोगों ने बहुत देखी होगी, और तमाम जो सर्फ साइट्स हैं उन पर सर्च ज़रूर किया गया होगा कि ऐसे ये खाने कैसे बनाए। लेकिन एक बार फिर से उनको इस तरह के पकवान मिलेंगे रेस्टोरेंट में, ये बहुत दिनों बाद होने जा रहा है, तो बहुत सारे लोग खुश भी होंगे। इस बीच महाकालेश्वर मंदिर को 79 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में दर्शन के लिए 4 अलग अलग समय तय किए गए हैं ताकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो पाए। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित रहने के उपाय और मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं को लेकर भी पूरा इंतजाम किया है। मंदिर में प्रवेश के समय श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा उनको हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिरों में बहुत एहतियात बरती जा रही है, और इस लिहाज से क्योंकि मंदिर वो जगह है जो बहुत लंबे वक्त बाद खुल रहे हैं, और वहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क लगाना या फिर हाथ सैनिटाइज करना नहीं हो पाया तो लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भगवान में आस्था रखने वाले उन लोगों के लिए इस बात में भी आस्था रखने की पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, मुंह पर मास्क लगाएंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के बाद आइए कुछ और तस्वीरें देश भर से दिखाते हैं। देश भर में अनलॉक 1 के दौरान तमाम धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, मगर वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर अब भी बंद है। इनके अलावा वाराणसी में किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं खोला गया है। प्रशासन की तरफ से आज भी मंदिर को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। अगले आदेश तक वाराणसी में कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेगा। देश में कोरोना महामारी के फैसले पर 22 मार्च के बाद से वाराणसी में मंदिर बंद है, लेकिन मंदिर अब वाराणसी में कब खोलेंगे इस बात का इंतजार वाराणसी के लोगों को है। चलिए, अनलॉक 1 में आज से मंदिरों के खुलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां कृष्ण जन्मभूमि में भी मंदिरों के कपाट खुले हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर सरकारी गाइडलाइन भारी पड़ती दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर तैनात पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनने से बेहोश हो रहे हैं। पीपीई किट पहनने से पुलिसकर्मी सुशील कुमार को पहले जबरदस्त पसीना आया और फिर बेहोश हो गए वो। उसके फौरन बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा मंदिर प्रशासन ने वहां तैनात पुलिस कर्मियों के लिए कूलर का इंतजाम किया है। भीषण गर्मी आप समझ ही रहे हैं पड़ रही है, और ऐसे में मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है वो बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। पीपीई किट पहनने की वजह से जो जवान हैं हमारे वो बेहोश हो जा रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जा रही है, तो ये भी एक चिंता की बात है। तो हमारे देश भर से रिपोर्टर्स जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे हम आपके साथ आते रहेंगे खबरों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। इधर रायपुर के बिरगांव के एक पुलिस इंस्पेक्टर के जमकर लाठी भाजने का एक वीडियो वायरल हुआ है, और कल सुबह एक कोरोना संदिग्ध की बीरगांव में मौत हो गई थी। ये उसी दौरान कहा जा रहा है कि ये वीडियो है। उसके बाद लोगों की भीड़ जुटने लगी। एहतियातन लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की। नितिन उपाध्याय के लाठियां भाजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में टीआई नितिन उपाध्याय बेदर्दी से लोगों को पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसएसपी ने विभागीय जाँच के आदेश दिए हैं। तो रायपुर की ये तस्वीरें हैं। रायपुर पुलिस का ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बुरी तरह से लाठियों से मारता हुआ ये टीआई
दिख रहा है, वहाँ पर मौजूद लोगों को क्यों मार रहा है, ये अपने आप में सवाल है और ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको इतना गुस्सा, इतनी बर्बरता क्यों करनी पड़ रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के जमकर लाठी भाजने का वीडियो वायरल हो रहा है। कल सुबह एक कोरोना संदिग्ध के बीरगांव में उसकी मौत हुई थी, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटने लगी। एहतियात के तौर पर लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू की। टीआई नितिन उपाध्याय के लाठियां भाजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नितिन उपाध्याय बेदर्दी से लोगों को पीटते नजर आ रहे हैं। महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो बीच में महिलाएं आ रही हैं उन्हें भी किसी तरह से तितर-बितर करने के लिए लाठियां वो उसके साथी पर मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एक साथ लोग होते तो समझ आता लाठियां भाजना जायज़ है, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को बजाय कि समझाने के वो इस तरह से लाठियां भाजने को मजबूर हैं। ये बात समझनी होगी कि किसी तरह का और गुस्सा है जो वो टीआई नितिन उपाध्याय इस तरह से निकाल रहे हैं लोगों पर, या वाकई में वहाँ पर हालात तनावपूर्ण है। तो इस वीडियो की जाँच के आदेश दिए गए हैं। अब देखते हैं कि जाँच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीआई के पिटाई की वीडियो को रीट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये अमानवीय है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रायपुर में उरला थाने के टीआई नितिन उपाध्याय द्वारा कंटेनमेंट जोन में बेरहमी से लोगों की पिटाई करने के मामले में टीआई को छुट्टी पर भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। और ज़रूरी भी है इस तरह की कार्रवाई, वो इसलिए कि ये समझ सकते हैं कि इतना लंबा अरसा हो गया है। कोरोना लगातार लोगों के लिए बहुत मुश्किलों का सबब वैसे ही बना हुआ है, और लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, बजाय उनके कि बताया जाए कि आप क्यों निकलें, आपको नहीं निकलना है, आप इस तरह से लाठियां मारेंगे, ये सही है क्या? इसकी जांच हो रही है, सच्चाई सामने आती है, तब इस वीडियो को देखकर क्या कुछ होता है तब देखना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि भाई आप छुट्टी पर जाइए और इस तरह करना अमानवीय है। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे एक आदमी को पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में विजेंद्र नाम के एक आदमी की मौत हुई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कार की टक्कर के बाद आदमी कुछ फीट ऊपर उछलकर और दीवार से टकरा गया। ये घटना रविवार की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है। गाजियाबाद में सड़क हादसे की बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक आदमी को पीछे से टक्कर मारी गई है। इस हादसे में विजेंद्र नाम के आदमी की मौत हुई है, जिन्हें आप देख भी रहे हैं, वो दीवार से सटे हुए पड़े हुए हैं। बाद में लोग उनके पास आते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कार की टक्कर के बाद आदमी कुछ फीट ऊपर उछलकर चला जाता है। ये दोबारा जब तस्वीरें चलेंगी तब आप देखेंगे किस तरह से विजेंद्र नाम का शख्स, ये देखिए, इस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा था। अचानक से तेज रफ्तार कार आती है और उस विजेंद्र नाम के शख्स को उछालती है। वो हवा में उछलता है, उतनी ही तेज़ी से वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। इस बात से बेपरवाह कि उसकी गाड़ी से किसी को चोट लगी नहीं लगी, किसी की जान तो नहीं चली गई, और आखिरकार इस शख्स की मौत हो गई। अनलॉक 1 में और छूट मिलने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान एक्टर करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी अपने बेटे तैमूर के साथ मरीन ड्राइव पर पहुंचे। तभी एक राहगीर ने सेलिब्रिटी जोड़े को टोकते हुए बच्चों को बाहर ना लाने की हिदायत दी। तो सेलिब्रिटी हैं इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात शायद उस राहगीर को गवारा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हिदायत दी कि भाई जिस तरह की स्थिति चल रही है ऐसे में आप अपने बच्चे को कम से कम बाहर लेकर ना जाएं। और ये वीडियो मरीन ड्राइव मुंबई का है, जब कुछ अनलॉक 1 में रियायतें मिली है तो करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ निकल पड़े मरीन ड्राइव की तरफ। इस दौरान वहाँ राहगीर मिले। राहगीर ने उनको कहा कि इतने छोटे बच्चे को निकल कर ना आए अब बाहर। इससे पहले मरीन ड्राइव पर लोग मास्क लगाए हुए तो दिखे, लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखी। घूमने और टहलने आए लोग यहाँ चाय पार्टी करते दिखाई दिए। लोगों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। तो दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितना मजबूर हो गए थे इस माहौल को जीने के लिए, लेकिन इस माहौल में जीने के लिए जो सावधानियां थी वो भी तो बरतनी है, उस बात का ख्याल भी इन्हीं लोगों को रखना है। शायद वो ये बात भूल गए, मास्क ज़रूर लगाया लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, मरीन ड्राइव पर लोगों की उमड़ी भीड़, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब अगली तस्वीर दिखाते हैं, जहां ओडिशा के ढेकानाल में 2 सीटर ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश होने से 2 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में एक महिला ट्रेनी पायलट और उसके इंस्ट्रक्टर की मौत हुई है। बताया गया है कि ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी इसकी वजह हो सकती है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था की तरफ से दाखिल की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो ये बच्चों की तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है कि आप बताइए कि क्या वाकई में लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी हुई है, और अगर हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था की तरफ से दाखिल की गई याचिका के दौरान की। मुंबई में टूर और ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ ईडी ने 5 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 20,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में हुई है। ये छापेमारी कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर के घर और ऑफिस पर हुई, जहां ईडी की टीम अभी भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि कॉक्स एंड किंग पर अकेले यस बैंक का 2026 करोड़ रुपए का बकाया लोन है। तो एक सेफ पैसेज देने का सीधे एक तरह से मामला हम देख रहे हैं होता बनता दिख रहा है। मुंबई में टूर एंड ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग के खिलाफ ईडी ने 5 जगहों पर छापेमारी की है। अब इस छापेमारी में और क्या कुछ बरामद होता है, इसमें अपडेट हम आगे आपको देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार सुबह शुरू हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बल ने 4 और आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 24 घंटे में शोपियां जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 9 आतंकियों को ढेर किया गया है। शोपियां में पिंजूरा गांव में चल रहा ऑपरेशन भी अब पूरा हो गया है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के 4 जवान भी घायल हुए हैं। इससे पहले कल सुरक्षा बल ने हिजब के 5 आतंकियों को मार गिराया था। इन मारे गए 5 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल है। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली जम्मू के कुलगाम का रहने वाला था। वो 2 हफ्ते पहले कुलगाम के मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गया था। अभी कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं और जिनके नाम पे गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिंजूरा गांव में एक घर पे कॉर्डन किया। कॉर्डन करते वक्त वहां फायरिंग हुई और उसके जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट मारे गए। सर, उनके नाम और पहचान और क्या किसी अभी उनकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन उनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में असला और एम्युनिशन मिला है। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। एनकाउंटर खत्म होने के बाद उनके शवों के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान उमेर धोबी, रईस खान, सकलेन अमीन और वकील अहमद नायकू के तौर पर हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि मारे गए सभी आतंकी शोपियां के ही रहने वाले हैं। तो ये जानकारी बहुत अहम है। इनके नामों का खुलासा हुआ है, इनके पास से और क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी पूरी जानकारी इस वक्त सेना के पास है। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। एनकाउंटर खत्म होने के बाद उनके शवों के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान उमर धोबी, रईस खान, सकलेन अमीन और वकील अहमद नायकू के तौर पर हुई है। ये भी जानकारी है कि मारे गए सभी आतंकी शोपियां के ही रहने वाले हैं। तो ये जानकारी बहुत अहम है। इनके नामों का खुलासा हुआ है, इनके पास से और क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी पूरी जानकारी इस वक्त सेना के पास है। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। एनकाउंटर खत्म होने के बाद उनके शवों के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान उमर धोबी, रईस खान, सकलेन अमीन और वकील अहमद नायकू के तौर पर हुई है। ये भी जानकारी है कि मारे गए सभी आतंकी शोपियां के ही रहने वाले हैं।
कोरोना महामारी की वजह से भरतपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था। करीब 80 दिन के बाद यहां जब बैंक खुले तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बिना मास्क लगाए ग्राहक बैंक की शाखाओं में इकट्ठा हुए। एकदम से भीड़ आने पर बैंक कर्मचारियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में सभी ग्राहकों को 2 मीटर के फासले पर खड़ा किया गया। पुलिस को कई बार भीड़ कंट्रोल करने के लिए सख्ती भी दिखानी पड़ी। तो तस्वीरें देखिए राजस्थान के भरतपुर में, और ये तस्वीरें इसलिए सामने आई क्योंकि लगभग 80 दिन बाद यहाँ बैंक खुले हैं और ग्राहकों को जैसे ही जानकारी मिली कि भाई आज से बैंक खुले हैं, लोग पहुँच गए और ये बड़ी तादाद में पहुँचे लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। ग्राहक जब इतनी संख्या में पहुंच गए तो बैंक की शाखाओं में लोग जो काउंटर पे बैठे थे अपना काम करने के लिए, बैंक कर्मचारी, वो भी परेशान हो गए कि भाई हम कैसे इनको संभाले। बाद में सभी ग्राहकों को 2 मीटर के फासले पर खड़ा किया गया। पुलिस को कई बार भीड़ कंट्रोल करनी पड़ी, तब जाकर हालात कुछ बेहतर हो पाए। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 2.1 मापी गई है। पिछले कुछ बीते दिनों में आप देखेंगे तो लगातार इस तरह के झटके आ रहे हैं। इनकी वजह क्या है, क्या जानकारियां वैज्ञानिक इससे संबंधित दे पाएंगे, उस पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर ये है कि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 2.1 नापी गई है। दिल्ली गुरुग्राम में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी तीव्रता 2.1 कही जा रही है, लेकिन इसका केंद्र कहां था ये भी जल्द साफ हो जाएगा। रिक्टर पैमाने पर 2.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इन भूकंप के झटकों के महसूस होने की जो तीव्रता है वो 2.1 है। बीते कुछ समय से लगातार इस तरह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आ रहे हैं। ये किस तरह के बदलाव की तरफ इशारा करते हैं ये भी समझना होगा। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम के भूकंप के केंद्र होने की जानकारी मिल रही है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 दर्ज की गई है। हालांकि उतनी तीव्रता नहीं है जितने बीते भूकंप के झटकों में महसूस की गई है। दिल्ली गुरुग्राम में भूकंप के झटके हुए हैं और गुरुग्राम भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बीते 1 महीने के आसपास अगर हम देखें तो कई बार भूकंप के झटकों से 2-4 होना पड़ा है। वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में कैद है। ऐसे में भूकंप के झटके उनको डरा दे रहे हैं कि वो घर में रहें कोरोना की वजह से, या फिर भूकंप के झटके आ रहे हैं तो घर से बाहर निकले। तो ये दोहरी चुनौती है इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने। अभी जो भूकंप के झटके आए हैं उनकी तीव्रता 2.1 बताई जा रही है और इसका केंद्र गुरुग्राम बताया जा रहा है। और ये भूकंप के झटके जो लगातार बीते कुछ समय से आ रहे हैं, मैं ये कहूँ कि लगभग 1 महीने के अंदर ये क्यों आ रहे हैं, ये कौन सा बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, ये भी समझना होगा। वैज्ञानिक इस आकलन को किस तरह से देख रहे हैं इन भूकंप के झटकों को, ये भी होगा। पिछले 2 महीने में देखिए, जो आंकड़ा मैं अभी जिक्र कर रही थी उसका एग्जैक्ट फिगर है कि पिछले 2 महीने में 6 बार भूकंप के झटके आए हैं। और ये भूकंप के झटके लगातार आना किस ओर इशारा करता है, यानी कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, इसको समझना होगा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2.1 तीव्रता का भूकंप का झटका। गुरुग्राम में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अभी किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी हल्के कहे जा रहे हैं झटके। जो इनिशियल जानकारी हम तक आ रही है 2.1 तीव्रता के झटके आए हैं और इन झटकों के मतलब क्या है ये भी समझना होगा। लेकिन बीते कुछ समय से ये झटके लगातार आ रहे हैं और इनका केंद्र खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके ही हो रहे हैं। हरियाणा का गुरुग्राम भूकंप का केंद्र है। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में कैद हैं और ऐसे में इस तरह के भूकंप के झटके लोगों को डरा रहे हैं और लोग ये समझने को मजबूर हैं कि वो घर के भीतर रहें या फिर भूकंप के झटके जब वो महसूस कर रहे हैं कि घर से बाहर निकले। बीते 2 महीने में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं।